ऑर्गेनाइजेशंस में होता यह है कि साल के शुरू में एहतियात कीजिएगा बेटा, बातें नहीं करनी आगे। साल के शुरू में पूरे साल की प्लानिंग कर ली जाती है कि हमें इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, उन यूनिट्स को बनाने के लिए हमें कितनी मशीनें दरकार होंगी, कितने लेबर चाहिए होंगे, लेबर की कितने आवर्स चाहिए होंगे, मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितने टाइप का हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, हर किस्म के मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी वो सारी आप देख लेंगे। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मशीन जो होंगी उनमें ऑयल वगैरह की चेंजिंग कितनी मरतबा होगी, यूटिलिटीज हम कितनी यूज करेंगे, इस सब को आप साल के शुरू में ही तय कर लेते हैं। और ये सब आपकी प्रोडक्ट के डिमांड से शुरू होता है। मतलब पहले आप मार्केट मालूम करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कितनी सेल होगी, उसके लिहाज से फिर आप सारा का सारा प्लान तैयार करते हैं कि इतनी कितनी कितनी क्वांटिटी में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और उसको फिर आप अपने पास मीटिंग में लिख लेते हैं। और वो जो प्लान आप बना रहे हैं ये सब नंबर्स में होगा। कैसे नंबर्स में होगा बेटा बताइए? हाँ, इनके आपके बराबर में ये प्लान नंबर्स में कैसे होगा, ये गौर से सुनना था, सही है ना? नंबर्स में किस तरीके से होगा, इसमें आप क्या लिख रहे हैं, कितने यूनिट बनाएंगे, उन यूनिट्स को बनाने के लिए कितने केजी मटेरियल लगेगा, उन यूनिट्स को बनाने के लिए लेबर के कितने आवर्स यूज होंगे, उन यूनिट्स को बनाने के लिए हमारे पास कितनी तादाद में मशीनें दरकार होंगी, उन यूनिट्स को बनाने के लिए कितने रुपए की मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, ये सारा क्या होगा, नंबर्स में होगा। तो ये जो प्लान होता है इसको हम कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो हमारे पास एक चैप्टर है बजटिंग का, वो हम इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने के बाद बजट वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, फिर दोबारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। तो बजट में किया क्या जाता है कि पूरे साल का जो प्लान है उसे न्यूमेरिक टर्म में हम लिख लेते हैं। अब उस बजट की मदद से आप आने वाले वक्त में पूरी कॉस्टिंग्स करेंगे अपनी। मतलब आप करेंगे ये कि वो जो बजट आपने बनाया, अच्छा वो जो बजट बनाया है वो पास की बुनियाद पर बनाया जाता है। बजटिंग के चैप्टर में आप ये देख भी लेंगे, बजटिंग के चैप्टर में आपको नजर आएगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे बजट कैसे बनते हैं। यानी माजी में हमने कितनी प्रोडक्शन की, उस वक्त कितना मटेरियल यूज हुआ था, कितने लेबर के घंटे लगे थे, कितनी सारी चीजें यूज हुई थी, उसका डाटा आपके पास मौजूद होता है। उसके अंदर कुछ कमी बेशी करके आप नया बजट तैयार करते हैं मार्केट डिमांड को देखते हुए। इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करते हैं, उसमें सब इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं जो जो तब्दीलियां आ चुकी हैं, और एक नया बजट तैयार कर लेते हैं। मतलब वो नया बजट आपके माजी को भी शो कर रहे हैं, इसके अलावा फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और जो माजी के लिहाज से चेंजेस रोनुमा हो चुकी हैं उसको आपने इनकॉर्पोरेट कर लेना, फिर बजट तैयार होगा। दैट इज द रियलिस्टिक बजट, उसके पीछे बेस होती है। अब उस बजट की बुनियाद पर ना आप रेट्स निकालते हैं। मतलब उस पूरे बजट को, वो जो बजट आप बनाएंगे वो एग्रीगेट में होगा या पर यूनिट होगा? एग्रीगेट में होगा ना, कि पूरे साल क्या होगा। तो बजट हमेशा एग्रीगेट में बनता है, उसे पूरे साल की टोटल एक्टिविटी के लिहाज से तादाद लिखी हुई होती है तमाम चीजों की। अब उस बजट को आप पर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल 10 लाख यूनिट पूरे साल में बनाएंगे, उसके लिए अगर हमारा 1 करोड़ का मटेरियल लग रहा है टोटल, तो 1 यूनिट का मटेरियल कितना लगेगा। अब 1 यूनिट पर जो मटेरियल लगेगा उसको हम बजट नहीं कहते। बजट हम किसको कहते हैं? मटेरियल के लिहाज से बताएं, मटेरियल के लिहाज से बताएं, बजट किसको कहेंगे? पूरे साल कितना मटेरियल लगेगा, दिस इज अ बजटेड फिगर। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है हमारी जब हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ी थी। लेकिन 1 यूनिट पर कितना मटेरियल लगेगा, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं? और ये निकालना बहुत आसान है। कैसे? टोटल मटेरियल का जो बजट आपने बनाया है उसको आप टोटल यूनिट्स के बजट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मटेरियल निकल जाएगा। इस तरीके से हर यूनिट का, हर चीज की क्वांटिटी को पर यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से आसानी होती है जब आप पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, और आपको मालूम चल जाता है कि 1 यूनिट पर, 1 यूनिट को बनाने के लिए 15 केजी मटेरियल लगना है, तो इससे फिर कंट्रोलिंग ईजी हो जाएगी आपके लिए। अब अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हुए, 1 यूनिट पर 15 केजी का मटेरियल लगना चाहिए, तो 10 यूनिट पर कितने केजी का लगना चाहिए? 150 केजी।
जब वो यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप या प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसके दौरान भी आप मालूम करेंगे कि इस पर कितना मटेरियल लग रहा है या लग गया। अब अगर 150 के बजाय उस पर 160 केजी मटेरियल लग गया तो जिसने वो लगाया उसको आप बुला लेंगे और से पूछेंगे भाई ये क्या रीजन है, हमारे मुताबिक तो 150 केजी मटेरियल लगना चाहिए था और तुमने 160 केजी लगा दिया, क्या रीजन है इसके। हो सकता है कि भाई मशीनरी प्रॉब्लम कर रही हो, मशीनरी मटेरियल को ज़ाया कर रही हो। मशीनरी में अगर प्रॉब्लम आई हुई है तो आप क्या करेंगे, फिर मशीनरी को रिपेयर करवाएंगे, मटेरियल थोड़ी ज़ाया होने देंगे। हो सकता है लेबर मटेरियल को चोरी कर रहा हो सकता है वो मटेरियल को सही तरीके से एहतियात से यूज ना कर रहा हो, कोई ना कोई रीजन होगा ना। लेकिन अगर ये पर यूनिट में आप कन्वर्ट नहीं करते मटेरियल की बजटेड कॉस्ट को, तो फिर आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। किसकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं आप, अपने एम्प्लॉयज की भी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। दूसरा, मटेरियल की क्वांटिटी की भी कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्टेज ना हो। वेस्टेज होता है, एबनॉर्मल वेस्टेज ना हो। नॉर्मल वेस्टेज जो होता है ना, जैसे अगर आप केटरिंग के काम में जाए, वो खाना वाना पका रहा है तो थोड़ा थोड़ा तो गिरेगा ना वो। लेकिन अगर आपने देग में से 25% देग का सामान गिरा दिया है तो दिस इज नॉट नॉर्मल वेस्टेज, ये एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। तो एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के दौरान। अच्छा, हमने क्या किया, साल के शुरू में बजट बनाया, बजट से हमने रेट्स निकाले और वो रेट्स क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। उसी की बुनियाद पर हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी करेंगे। परफॉर्मेंस इवेल्युएट कैसे करेंगे कि जो होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड है और जो हो गया वो क्या है, एक्चुअल है। तो वी विल कंपेयर द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड एंड इफ देयर इज अनफेवरेबल डिफरेंस, अनफेवरेबल वेरिएंस, तो हम उसको गॉच करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे और उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे उस बंदे को जिस बंदे ने वो काम किया है। लेकिन अगर ये ना बनाया जाए, बजट स्टैंडर्ड ना बनाया जाए, तो फिर आपको पता ही नहीं होगा किसने क्या काम किया, कौन किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, कितने रुपए में नुकसान किस जगह पर हो रहा है। और स्टैंडर्ड बनाने से आसानी होगी। तो ये जो चैप्टर है ना हमारा, बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दोनों कनेक्टेड हैं। कभी भी आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाएगा बेटा, एंड दिस इज काउंटेड इन योर क्लास पार्टिसिपेशन, बी अलर्ट। तो बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दे आर कनेक्टेड। बजट बनेगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, तो ही कंट्रोलिंग होगी, तो ही वेरिएंसेस निकलेंगे और आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकेंगे। तो इस चैप्टर में हमें बजट नहीं बनाने, इस चैप्टर में जब भी हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम बजटिंग के चैप्टर में जाएंगे। वहां हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड के रेट्स निकले हुए थे उसके लिए बजट कैसे बनता है। फिर दोबारा आके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे। आई हैव टोल्ड यू 3 टाइम्स। तो पहले अभी हम जरा इसको देख लें, व्हाट इज बजट। तो मैंने इंग्लिश में लिख के दे दिया है डेफिनेशन वगैरह, और ओरल मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर आपने बजट में ये लिखा है कि एक यूनिट में 100 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए 100 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए। अब अगर उसको बनाने में 500 रुपए का मटेरियल लगा दिया आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स ने, तो वो यूनिट जो हमने बनाया उस पर लगने वाली सारी कॉस्ट हमें किससे रिकवर करनी होती है, कस्टमर से। तो क्या आप कस्टमर से ये 500 रुपए का मटेरियल ले सकते हैं प्राइस में ऐड करके? नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आपने 500 रुपए का मटेरियल, नाम बताएं तीनों, नाम। हाँ बेटा, नालो क्या है? हम क्या कह रहे थे अभी कि अगर आपके यूनिट पर 100 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए, देखिए मैं उर्दू में बोल रहा हूं, इसको आसान उर्दू में बोलना क्या चाहिए कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट अगर 100 रुपीज है, इसका मतलब है 100 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 500 है, देन वी कैन नॉट रिकवर रुपीज 500 फ्रॉम आवर कस्टमर। वो देगा ही नहीं। और अगर आपने लेने की कोशिश की तो वो आपसे यूनिट खरीदने के बजाय दूसरे से खरीदेगा, क्योंकि उसे वहां से सस्ता मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे यूनिट पर जो हम कॉस्ट ऐड करते हैं वो हम एक्चुअल ऐड नहीं कर सकते। अभी इससे पहले जो आप करते हुए आ रहे थे, आप कौन सी कॉस्टिंग पढ़ते हुए आ रहे थे? शुरू में आपने एक्चुअल कॉस्टिंग पढ़ी थी, जिसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनाया था। बाद में आपने जब जॉब और कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी तो आपको बताया कि मटेरियल और लेबर एक्चुअल ले लो, फैक्टर्ड क्या ले लो, स्टैंडर्ड। यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, मटेरियल और लेबर को एक्चुअल ले रहे थे। हालांकि आप कस्टमर से
एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते, ना एक्चुअल लेबर कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं, ना एक्चुअल फैक्टरी कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, देगा ही नहीं वो। आप कस्टमर से स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट से रिकवर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ी ये हमें कब पता होता है? प्रोडक्ट बनने के बाद ही मालूम चलता है कितने की पड़ी, ये तो हमें जब भी मालूम चलेगा एक्चुअल। लेकिन प्रोडक्ट हमें बेचने कितने की है ये हमें कब पता होता है? ये बजट बनाते ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि बजट हम बनाएंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे सामने आ जाएंगी और उतने ही रुपए हम कस्टमर से ले सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुताबिक। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट हम किस पर निकालेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर। हाँ, बजट के मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट से निकालेंगे ना, जबकि हमारी जेब से जो पैसे जाएंगे, बहुत तेज ऐसी खोला हुआ है तुम लोगों ने, हमारी जेब से जो पैसे जाएंगे ना वो एक्चुअल कॉस्ट के जाएंगे, और एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? वेरिएंस। क्योंकि जो वेरिएंस होगा अगर वो फेवरेबल है, क्या मतलब? स्टैंडर्ड मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल की एग्जांपल दे रहा हूं फिलहाल में, आप स्टैंडर्ड लेबर के ले लें। आप एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लेबर ने लगाने चाहिए थे, लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर ने 1.5 घंटा लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? आधे घंटे की सैलरी आपको उसे कम देनी पड़ी, जबकि यूनिट की कॉस्ट में जो कॉस्ट ऐड करके आप कस्टमर से लेंगे वो 2 घंटे की लेबर के पैसे लेंगे कस्टमर से, आप लेंगे उतने, आप कम नहीं लेंगे। लेकिन आपने मजदूर को कितने दिए? 1.5 घंटे का पैसे नहीं आपने उसको, जिसकी वजह से आधे घंटे की लेबर की कॉस्ट आपकी जेब में जाएगी। इसके बरक्स अगर 2 घंटे में एक लेबर ने यूनिट तैयार करना था, उसने 2.5 घंटे में तैयार किया, तो स्टैंडर्ड 2 घंटे थे, तो 2 घंटे के पैसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से लेंगे, लेकिन 2.5 घंटे के पैसे आपकी जेब से जा रहे होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक्चुअल लेबर के आवर्स की जो पेमेंट हुई है वो ऐड नहीं कर सकते ना। एक्चुअली जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती है वो होती ही कैसे? अगर कहीं पर हो रही है ना एक्चुअल कॉस्टिंग की बेस पर, इसका मतलब है वो कस्टमर के साथ गलत कर रहे हैं और कस्टमर को पता नहीं है। जिस दिन कस्टमर को मालूम चल गया मुझसे असल में एक्चुअल कॉस्ट ली जा रही है और ज्यादा कॉस्ट ली जा रही है, तो वो आपके पास से चला जाएगा, आपको कस्टमर से, और वो पता चल जाएगा उसको मार्केट से। आजकल कस्टमर्स क्या करते हैं? मार्केट में कंपैरिजन करके परचेजिंग करते हैं, उन्हें ज्यादा की प्रोडक्ट नजर आएगी, वो खरीदेंगे नहीं आपसे। इट मींस प्रोडक्ट की ना प्राइस डिटरमिन हो सकती है, ना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर आपने क्या नहीं बनाई हुई हो, स्टैंडर्ड्स ना बनाए हुए। तो आइए जरा देखते हैं बजट क्या होता है। बजट एक प्लान होता है जो मॉनेटरी टर्म में बनाते हैं, इन शॉर्ट वर्ड्स, खत्म। बजट क्यों बनाते हैं? बजटरी कंट्रोल के लिए। व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बजट से स्टैंडर्ड बनाएंगे, स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे। लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़े ना, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है, मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे? बजट बनाकर हर किसी डिपार्टमेंट के बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। कौन है आप? आप एचआर हेड हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हेड हैं आप। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप लेबर को जब अपॉइंट कर रही हैं तो 1 घंटे की लेबर से बात करें कि अब आपको 1 घंटे के 100 रुपए देंगे, आपको उससे बात करनी है। अगर आपने लेबर को 1 घंटे के 100 रुपए देने के बजाय उसे 110 रुपए घंटे पर हायर कर लिया, तो इसका मतलब है आपने ज्यादा पे हायर कर लिया ना। आप प्रोडक्ट के अंदर कितनी कॉस्ट ऐड करेंगे 1 घंटे की लेबर की? 100 रुपए। इन्होंने हायर कर लिया लेबर 110 रुपए का, तो कंपनी की जेब से तो 110 रुपए जा रहे होंगे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेबर को कम दामों में हायर करना? इनकी थी। इन्होंने महंगा लेबर हायर किया, तो ये जो अनफेवरेबल चीज आएगी इसकी जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर की है। लेबर को लगाने चाहिए, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे यूज करने चाहिए थे, जबकि फैक्ट्री में जब लेबर ने काम किए तो 2.5 घंटे यूज कर लिए। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? फैक्ट्री का मैनेजर है ना, उसे बुलाएंगे आप कि आपकी लेबर 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटे में काम कर रही है, आप जाए उसे टाइट करें। आपको क्यों रखा हुआ है? इससे हमारे पैसे ज़्यादा आए और मिल रहे थोड़ी है कस्टमर से, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड ना बने हुए होते,
हमें पता ही नहीं होता कि एक लेबर को 1 यूनिट कितने घंटे में बनाना चाहिए। तो क्या हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि मैनेजर को देखना है, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर को पकड़ना है। मटेरियल को देखें आप, मटेरियल 1 केजी मटेरियल 500 रुपए का खरीदना था, 1 केजी मटेरियल 600 रुपए का खरीदा। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रोक्योरमेंट वाले की, परचेज मैनेजर की। उसे बुलाएंगे आप, भाई 500 रुपए का केजी खरीदना था, उसने 600 रुपए का लाया है, बुला लो उसको और तड़ी लगा देंगे आप। अब अगर मटेरियल 500 के बजाय 600 का आया तो फिर तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। इसी तरीके से यही होता है बेटा। अभी आप जब जॉब वॉब करेंगे ना, आपके साथ यही होता है। जब बॉस आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा ना, तो आप बोलेंगे गई जॉब मेरी, और फिर आपको नजर आ रहे होंगे यार हर महीने 2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए सैलरी होगी ना आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्या हो गया, ये हंसी नहीं है, 2.5 लाख रुपए ज्यादा ही नहीं भाई, नॉर्मल आपकी ज्यादा है। ओ माय गॉड, चले मैं चाय में भी। ओके, मैं क्या कह रहा था? बेटा अभी होले हो जाओ, नंबर भी देखने। हाँ, मैं प्राइस की बात कर रहा था कि 50 रुपए। देखिए ऑलरेडी आपकी क्लास में स्टूडेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, ऊपर से आप बोलेंगे तो मेरी आवाज आखिरी वाले तक नहीं पहुंचेगी प्लीज। तो 500 रुपए केजी का मटेरियल लेना चाहिए था, 600 रुपए केजी का लिया, तो इसकी जिम्मेदारी परचेज मैनेजर की थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी। देखिए मैं ये इस लफ्ज पे बात कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है ना, मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि बजट बनाने से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। अगर बजट ना बनाया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते। अब देखिए एक और सुने आप, आपने जो है ना स्टैंडर्ड बनाया कि हमारी मशीन 1 महीने में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। मार्केट में 1 लाख यूनिट्स की डिमांड है, लेकिन हमारी मशीन ने 98,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 2000 यूनिट कम प्रोड्यूस किए। तो ये अच्छी बात हुई, मार्केट में तो डिमांड थी। अब आप किसको बुलाएंगे? फैक्ट्री के मैनेजर को। उससे बोलेंगे भाई क्या हुआ, ये क्यों हुआ होगा ऐसा कि 98,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, हालांकि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती थी मशीन। न्यूमरस रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मशीन की मेंटेनेंस प्रॉपर ना की गई हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हुआ हो, इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट जो था उसको प्रॉपर यूज नहीं किया, जनरेटर टाइम पे नहीं चले, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी, तुम्हें रखा क्यों है, वो पूछेगा ना आपसे। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स व्हिच रिलेट्स टू रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी। मतलब आप बजट बनाएंगे, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे और कंटिन्यूअस बेसिस पर जो स्टैंडर्ड बना था उसको बजट से कंपेयर कर करके पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिएंस निकालते रहेंगे। अब देखें, अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किया साल के शुरू में, तो क्या ऐसा हो सकता है वो स्टैंडर्ड गलत सेट हो जाए? हो सकता है। अगर वो स्टैंडर्ड गलत सेट हो गया है और आपने बाद में स्टैंडर्ड एक्चुअल को कंपेयर किया, नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है, तो आपको सिर्फ उस बंदे को टाइट नहीं करना, अपने स्टैंडर्ड को भी देखना है कि आपने स्टैंडर्ड जो बनाया था वो सही था या नहीं। और ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशंस में, अंग्रेजों के पास होता है ऐसा कि वो अपने स्टैंडर्ड को भी चेक करते हैं कि यार ऐसा ना हो बेचारे जो है वो हमारे एम्प्लॉय की गलती ना हो, हमारी गलती हो, हमारा बजट गलत हो। ऐसा सिर्फ अंग्रेज करेगा या चाइना जापान में हो रहा होगा। पाकिस्तान में अगर आपने बोल दिया बॉस आपका शायद स्टैंडर्ड ही गलत हो, तो बॉस बोलेगा अच्छा मैं गलत हूं। यही बात है जो आप कह रहे हैं। आइए आप बजट से क्या बनेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब देखिए इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा, ये वही लिखा हुआ है, कोई सी भी कॉस्टिंग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो सकती है, नॉर्मल कॉस्टिंग यूज हो सकती है। लेकिन नॉर्मल कॉस्टिंग यूज करने में हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने से पहले पता नहीं चलेगी। नॉर्मल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें कब पता चलती है? प्रोडक्ट बनाते ही पता चलती है। प्रोडक्ट बनाने के फौरन बाद पता चलती है, क्योंकि उसमें कितनी चीजें एस्टिमेटेड होती हैं। सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड होता है भाई, मटेरियल और लेबर एक्चुअल होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम सारी की सारी चीजें एस्टिमेट ही करेंगे और प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एक्चुअल जब इनकर होगा
जब एक्चुअल इनकर होगा तो जस्ट कंपेयर करके वेरियंस निकालेंगे और रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे उस बंदे को जिसकी वजह से हुआ है। अब इसमें देखो फर्स्ट सेंटेंस जो इटैलिक किया हुआ है ना हमने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट शुड बी इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर कंडीशन तब्दील हो जाए तो अलग बात होगी। नॉर्मल कंडीशन में ये वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगी, और यही वो कॉस्ट है जो इनकर होनी चाहिए। अगर कोई इसको इनकर नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ये पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है, वही बात। कंपैरिजन करेंगे, मैनेजर अलर्ट हो जाएगा कि भाई मसला हो रहा है, ज्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है वगैरह वगैरह। इस्टेब्लिशिंग एंड रिवाइजिंग स्टैंडर्ड, कह रहे हैं कि जब बजट बनाए तो एहतियात करें। बेटा बोलो नहीं, नाहिमा बोलो नहीं, हाँ आवाज आपकी गूंज रही है, प्लीज अल्लाह आप पे रहम फरमाए। मतलब जो गलतियां करता है उस पर रहम होना चाहिए ना यार। पता नहीं वो गलतियां करता रहेगा तो नुकसान हो जाएगा उसको। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द बजट प्रोसेस। बजट के दौरान आप स्टैंडर्ड कॉस्ट जनरेट करेंगे और इस बजट को कंटिन्यूअस बेसिस पर देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तभी आपकी कॉस्टिंग अच्छी होगी। ऑनर ये समझता है कि मैं अपने बजट को चेंज नहीं करूंगा, सोचता है ऐसा, एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है। अगर एम्प्लॉय सही तरीके से बात करेगा, एम्प्लॉय डरता रहता है नहीं ऑनर से, वो डरता रहता है मुझे फायर ना कर दे, फायर ना कर दे, तो वो सही बात बोलता नहीं है उसके सामने। फिर ऑनर ये समझता है कि मुझसे कुछ छुपा रहा है, फिर वो आप पे शक करना शुरू कर देता है। इस तरीके से फिर आपके और उसके दरमियान कम्युनिकेशन डिस्टेंस आ जाता है और फिर आप हमेशा ही बेचारे परेशान रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बजट बनाएंगे भी, उसे रिवाइज भी करते रहें कंटिन्यूअस बेसिस पे, नॉर्मल बात है। पांचवी बात जो है ना उससे हमारा ताल्लुक है, वो क्या है? कॉस्ट वेरिएंसेस। When you produce any product, you will compare the actual and standard and determine the negative और positive variance। और वो वेरिएंस आप रुपीज में निकालेंगे। रुपीज में निकालेंगे मतलब लेबर को एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगाने चाहिए, लेबर ने एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगा दिए, 1 घंटा ज्यादा लगाया ना। इस 1 घंटा ज्यादा लगाने से कितने रुपए का नुकसान हुआ, इसको आप कंप्यूट करेंगे रुपीज में। क्या आपने एक यूनिट बनाया होगा? नहीं, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगने थे, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगाए और आपने 1 लाख यूनिट बनाए, तो हर यूनिट पर वो 1-1 घंटे का नुकसान हुआ होगा ना। तो 1 लाख घंटों का नुकसान हुआ। लेबर को 1 घंटे के 10 रुपए देते हैं, तो 1 लाख घंटे के लिहाज से 10 लाख रुपए हमारी जेब से ज्यादा चले गए। तो रुपीज में आपने निकाला है ना, आप समझ में आ रहा है कि 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो यू विल कंप्यूट योर कॉस्ट वेरिएंस इन रुपीज, चाहे आप मटेरियल की क्वांटिटी की इजाफी, मतलब मटेरियल की क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हो, मटेरियल की प्राइस का निकाल रहे हो। क्वांटिटी का वेरिएंस मतलब मटेरियल ज्यादा यूज हुआ या कम, जितना यूज होना चाहिए था उससे ज्यादा यूज हुआ या कम। प्राइस वेरिएंस का मतलब मटेरियल जो खरीदा वो ज्यादा में खरीदा या कम में खरीदा। लेबर का भी वेरिएंस निकालेंगे आप। लेबर तो हमने 1 घंटे के ज्यादा पैसे दिए, कम पैसे दिए, लेबर ने कम घंटे में काम किया या ज्यादा घंटे में काम किया। फैक्ट्री ओवरहेड में भी वेरिएंसेस निकलेंगे डिफरेंट। तो वी विल कंप्यूट द वेरिएंसेस इन रुपीज इन कॉस्ट। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, इसको पूरा पढ़ लेते। इवन दो स्टैंडर्ड कॉस्ट में बी केयरफुली सेट एंड रिवाइज एज कंडीशन चेंजेस। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने बजट सही बनाया, बजट को एहतियात से बनाया, टाइम टू टाइम बजट को हम रिवाइज भी कर रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट विल स्टिल वेरी फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टैंडर्ड था, हमारा जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क आ सकता है, और फर्क आ सकता है डिफरेंट रीजंस की वजह से। अच्छा, फर्क आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट वेरिएंस। और कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल का भी आ सकता है, लेबर का भी आ सकता है, ओवरहेड का भी आ सकता है, और उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अगर आपने देखा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया, या कोई और चीज, एक बंदे ने दूसरे बंदे को 10 लाख रुपए दे दिए। अब आपने बोला यार, अपनी तरफ से आप एज्यूम करते बैठे हैं कि उसने ये 10 लाख रुपए इस रीजन की वजह से दिए होंगे, तो सही बात नहीं होगी ना। आपको उसकी रूट कॉज मालूम करनी, हुआ क्या ही, सीआईडी बन जाए आप। यानी आप किसी को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। क्या बोला था मैंने? नहीं ठहरा सकते। फिर कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा? मैं नहीं ठहराऊंगा। क्या होगा फिर? मतलब गलती है किसकी? आप जो है ये मालूम करवाएंगे ताकि आप उस गलती को रिमूव करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें।
अब एक ऐसे बंदे को आपने रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जिसकी असल में गलती नहीं थी, तो क्या फ्यूचर में वो कॉस्ट आपकी कंट्रोल हो पाएगी? हो सकता है आपकी कॉस्ट और बढ़ जाए, तो क्या आपने सही बंदे को हटा के फिर उसकी जगह पे कोई दूसरा गलत बंदा ना रख लिया। इसी वजह से इफ यू आर गेटिंग लॉस, नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है, देन आइडेंटिफाई द रीजन एंड ट्राई टू कंट्रोल दैट। स्टैंडर्ड कॉस्ट देखे ना, अगर एक बंदे को हार्ट का इशू नहीं है, इशू कुछ और था, और उसको हार्ट की जो है वो मेडिसिन देना शुरू कर दी, तो क्या होगा उसको कोई और बीमारी लग जाएगी और बेचारा जल्दी ऊपर पहुंच सकता है। जैसे एक बंदा था हमारे इलाके में था, उसको परेशानी हुई, उसे टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया तुम्हें टीबी है। 1 साल तक बेचारा टीबी की गोलियां खाता रहा। 1 साल बाद मालूम चला उसे टीबी नहीं है, पता नहीं कुछ भी नहीं था, उसको ऐसी कोई बीमारी थी, उसको टीबी डिक्लेयर कर दिया, वो दवाइयां खा रहा है। तो आपको चाहिए कि आप सही तरीके से अच्छी जगह से मालूमात लें इस चीज की कि मटेरियल जो है वो गलत ज्यादा यूज क्यों हुआ, आपकी नहीं, लेबर ने ज्यादा घंटे क्यों यूज किए। बहरहाल स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड कॉस्ट वेरिएंसेस एक्चुअली आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैंने पूरा का पूरा बोल्ड किया हुआ है क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे सवालात से होगा। क्या कि जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो कॉस्ट ऐड करेंगे वो एक्चुअल नहीं होगी, स्टैंडर्ड होगी। कस्टमर से हमें कौन से पैसे मिलते हैं? स्टैंडर्ड वाले। अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स द कॉस्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। देखिए ना, कॉस्ट कहाँ जाती है? वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस से कहाँ जाती है? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स से कहाँ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये सारी कॉस्ट जो वर्क इन प्रोसेस से होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएंगी, ये सब कौन सी कॉस्ट होंगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर जब फर्क आएगा ना हमारा स्टैंडर्ड एक्चुअल का, उनको हम वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में नहीं डालेंगे, उसको डायरेक्ट कहाँ डालेंगे? बेटा आज से पहले आपने कभी वेरिएंस पढ़ा है? इस कोर्स में, इस कोर्स में आपने वेरिएंस पढ़ा है? फैक्ट्री ओवरहेड का जो हमने अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड निकाला था ना, वो असल में वेरिएंस ही था फैक्ट्री ओवरहेड का। और मैंने आपको ये बताया था कि जो ये वेरिएंस आता है इसको हम कहाँ क्लोज करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नॉर्मली। तो इन तीनों जितने भी वेरिएंसेस आएंगे उन सबको एंड में कहाँ लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? हमें पढ़ना है। अब बोल रहे हैं अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा हो तो इसे क्या कहते हैं? अनफेवरेबल डेबिट वेरिएंस। और अगर एक्चुअल कॉस्ट कम हो, स्टैंडर्ड ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाता है? फेवरेबल। एक्चुअल कॉस्ट कम होने का मतलब है कम पैसे लगे, और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा पैसे लगे। अभी हम लोग मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के डिफरेंट वेरिएंसेस पढ़ेंगे, और जब हम वेरिएंसेस पढ़ लेंगे ना, फिर जब हम बजट बनाएंगे तो हमें वहां पता होगा हम ये बजट क्यों बना रहे हैं। मैं आपको बजट पहले बनाना क्यों नहीं सिखा रहा हूं? इस वजह से कि अभी हम बजट बनाएंगे ना, आपको अजीब सा लगेगा, बोलेंगे क्यों कर रहे हैं हम ये। अभी आप जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ लेंगे और फिर दरमियान में बजट बनाना सीखेंगे, देन यू विल नो द रीजन कि ये हम बजट जो बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, और इसको अच्छे से अच्छा बनाएंगे तभी स्टैंडर्ड कॉस्ट अच्छी निकलेगी, तभी कंट्रोलिंग अच्छी होगी, तभी वेरिएंसेस को हम सही फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, आसान सा न्यूमेरिकल है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग वो मैनेजर्स था उसमें हमने पढ़ा, सही? अकाउंटिंग वो मैनेजर्स में नहीं पढ़ा। अब गौर से सुनिएगा बेटा, बट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंप्यूट द वेरिएंसेस, वेरिएंस डिफरेंस, और हम मटेरियल के वेरिएंस निकालेंगे। मटेरियल में 2 वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल की प्राइस का वेरिएंस, ये प्राइस ज्यादा या कम होने की वजह से कितना नुकसान या फायदा हुआ। दूसरा मटेरियल की क्वांटिटी का वेरिएंस, कि मटेरियल ज्यादा या कम यूज करने की वजह से, ज्यादा यूज करने की वजह से कितना नुकसान हुआ, और कम यूज किया है तो कितना फायदा हुआ। लेबर की प्राइस का वेरिएंस, रेट का वेरिएंस, लेबर को अगर हमने ज्यादा पैसों में हायर कर लिया तो कितना नुकसान हुआ है, लेबर को कम पैसों में हायर कर लिया तो कितना फायदा हुआ है। लेबर के आवर्स का वेरिएंस, लेबर ने ज्यादा घंटों में काम किया तो कितना नुकसान हुआ है, और लेबर ने कम घंटों में काम किया तो कितना फायदा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस, ये 3 किस्म के वेरिएंसेस हम पढ़ेंगे। ओवरहेड के वेरिएंस में भी बातें होंगी, जैसे अभी हमने मटेरियल के बारे में की। मटेरियल में कितनी बातें बोली हमने? प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे और क्वांटिटी का। लेबर में रेट का और लेबर के आवर्स का। तो बहुत आसान काम है।
पहले इस न्यूमेरिकल को देखें आप क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहे हैं एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट इज फॉलोइंग। ये इन्होंने एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा है? मटेरियल में देखिए स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि जो हमने प्रोडक्शन की है उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें 5000 केजी मटेरियल यूज करना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? जो प्रोडक्शन हमने की है उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें 4900 केजी का मटेरियल हमने यूज कर लिया। अब आप खुद देखें ना, यहां प्रोडक्शन कितनी की है इन्होंने बताया हमें? उन्होंने ये नहीं बताया। अब हम अगर एज्यूम कर लें कि हमने 1 लाख यूनिट बनाए हैं, 1 लाख यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी का मटेरियल लगना चाहिए था। 1 लाख यूनिट को बनाने के लिए हमने 4900 केजी का मटेरियल लगाया। ज्यादा लगाया कम लगाया? कम लगाया तो फायदा हो गया ना आपका। तो मटेरियल का जो वेरिएंस आया वो कैसा आया? फेवरेबल, पॉजिटिव वेरिएंस। और इसका जो सहरा जाता है वो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज एंड मैनेजर को जाता है। अब आप देखिए मटेरियल में दूसरी चीज, 1 केजी का मटेरियल 5 रुपए का खरीदना था। 1 केजी मटेरियल 5 रुपए 10 पैसे का खरीदा। हाँ मुझे बताएं, मटेरियल महंगा खरीदा सस्ता खरीदा? महंगा खरीदा। 10 पैसे हर यूनिट पर ज्यादा दिए, हर केजी पर ज्यादा दिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये किसकी थी? परचेज मैनेजर की। यू विल कॉल हिम और पूछेंगे क्या रीजन है। पहले तो कैलकुलेट करेंगे नुकसान कितना हुआ। 10 पैसे का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हम कैलकुलेट करेंगे ना। अभी 10 पैसे का तो 1 केजी पर हुआ है। अच्छा लेबर में देखिए आप, जो प्रोडक्शन हमने की है 1 लाख यूनिट की, उस प्रोडक्शन को करने के लिए लेबर ने 2000 घंटे काम करना चाहिए था और लेबर ने 2100 घंटे काम किया। अब लेबर फ्री में थोड़ी काम करती है। जो 100 घंटे उसने इजाफी काम किया उसके 100 घंटे के पैसे भी लेगी हमसे वो ओवर टाइम के। इसका मतलब है 100 घंटे ज्यादा यूज हुए हैं। तो ये हमारी अनफेवरेबल बात हुई, फेवरेबल हुई? अनफेवरेबल। लेबर में एक और देखें, लेबर को 1 घंटे के काम के 2 रुपए देने थे। लेबर को 1 घंटा काम करने के हमने 2 रुपए 20 पैसे दिए। ज्यादा पैसे दिए कम पैसे दिए? 20 पैसे ज्यादा दिए। और इसकी जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। 20 पैसे ज्यादा दिए। नाउ यू विल कैलकुलेट दीज वेरिएंसेस इनटू अमाउंट्स, ये कितने रुपए का नुकसान हुआ। और बहुत आसान है वेरिएंस निकालना। अगर आप मटेरियल की क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कर दें। क्वांटिटी पॉइंट्स में भी हो सकती है, केजी में भी हो सकती है, किसी और यूनिट में भी हो सकती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था? 500 केजी। यूज कितना हुआ? 4900 केजी। 100 केजी हमारा फेवरेबल आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, ये 100 केजी किसने जो है वो कम यूज किया है? फैक्ट्री के वर्कर्स ने। फैक्ट्री के वर्कर क्या बोलेंगे? हमने 100 केजी मटेरियल बचाया। ये 100 केजी मटेरियल जो है वो 5 रुपए के हिसाब से है या 5.1 के लिहाज से? 5.1 के लिहाज से, 5 के लिहाज से? अच्छा एक और बात बताएं, 5 के लिहाज से या 5.1 के लिहाज से? अच्छा एक और बात बताएं, चले छोड़ो इसको। पहले आप प्राइस का बताएं। 1 केजी कितने का खरीदना था? 5 रुपए का। खरीदा कितने का? तो अब आप प्राइस का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस 5, एक्चुअल प्राइस 5.1, माइनस किया -0.1 आया। -0.1 मतलब 10 रुपए 10 पैसे का नुकसान। अब ये 10 पैसे हर केजी पर नुकसान हुआ है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 5000 केजी से, 4900 केजी से? 5000 से नहीं करेंगे। क्यों? हट जाओ, एक बंदा बोले यार कोई। प्रोड्यूस नहीं है ये, यूज हुए। ये प्रोड्यूस तो यूनिट्स हुए हैं, वो तो 1 लाख है, उन्हें छोड़े आप। ये वो मटेरियल की क्वांटिटी है जो कंज्यूम हुई है। भाई एक बात बताएं, आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें चीज यूज होती है, उसमें चीज के 2 डब्बे लगते हैं, यूनिट बना 1, तो चीज के 2 जो डब्बे लग रहे हैं ना वो मटेरियल की क्वांटिटी है, जबकि यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है वो 1 ही हुआ है। तो आप ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये यूनिट की क्वांटिटी नहीं है, उनमें लगने वाले मटेरियल के केजी है ये। तो आप प्राइस का जो डिफरेंस आया उसको 5000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4900 से करेंगे। उसकी वजह क्या है? असल में परचेज जो उन्होंने 10 पैसे ज्यादा पे किए हैं
वो किस पर किए हैं? 4900 केजी पर किए हैं या 5000 केजी पर किए हैं? 5000 केजी तो परचेज ही नहीं हुआ। परचेज तो कितना हुआ है? तो आप ये जो 0.1 का नुकसान है इसको 4900 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो क्वांटिटी का वेरिएंस था कि 100 केजी बचा लिया, उसको आप 5.1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। क्यों? अगर आपने अगर आपने 100 केजी का फायदा करवाया है, आप लोग फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, 100 केजी आपने कम यूज किया, तो आप क्या बोलेंगे? भाई 100 केजी हमने कम तो यूज किया है, लेकिन इस मटेरियल को जो हमने बचाया है, इसको जितनी प्राइस पर परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज किया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस मटेरियल को जिस प्राइस पर आपने सेट किया था उससे हमारा ताल्लुक है ना। अब अगर वो उस मटेरियल को बहुत ज्यादा महंगा या बहुत ज्यादा सस्ता लेके आ जाए और वो वाली प्राइस लेकर आप 100 यूनिट जो हमने बचाए उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो उनकी परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस मिक्स हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है क्या है? देखिए दोबारा सुने। अगर आपने 100 केजी मटेरियल कम इसको उल्टा कर लो, 5000 केजी यूज होना चाहिए था, 6000 केजी आपने यूज कर लिया। किसने यूज किया 6000 केजी? फैक्ट्री के वर्कर्स ने। कितने केजी का नुकसान करवाया? 1000 केजी का। अब इस 1000 केजी को अगर 5.1 से मल्टीप्लाई करें तो 5.1 का मतलब कितने पर मटेरियल खरीदा गया है। तो ये लेबर के वर्कर्स वहां जो लेबर होगी ना हमारी फैक्ट्री की, वो नहीं मानेगी इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो बोलेगी भाई ये मटेरियल तो असल में 5 रुपए केजी के लिहाज से परचेज होना चाहिए था, परचेज डिपार्टमेंट ने 5.1 के लिहाज से परचेज किया, तो उन्होंने तो 10 पैसे ज्यादा पे किए हैं। अगर आप 5.1 से हमारे 1000 केजी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्होंने जो ज्यादा पे किया वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसी वजह से आप हमने तो ज्यादा केजी यूज किया, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड से। अभी देखिए जरा, मैं इसको सॉल्व करवाता हूं पहले, आइए। आप सबसे पहले निकालेंगे मटेरियल की प्राइस का वेरिएंस। आपके फाइनल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप निकाल रहे हैं। प्राइस का वेरिएंस निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आप ले लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, कितने का 1 केजी परचेज होना चाहिए, माइनस करेंगे इसमें से एक्चुअल प्राइस और मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्राइस थी वो कितनी थी? 5 रुपए। 5 रुपए थी हमारी स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस, और एक्चुअल प्राइस थी हमारी 5.1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। और क्वांटिटी हमेशा कौन सी लेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी 4900 केजी। अब देखिए, 1 यूनिट पर आपको 10 पैसे का नुकसान हुआ, और टोटल जो यूनिट परचेज हुए हैं, टोटल केजी जो परचेज हुए वो है 4900 केजी। तो टोटल जो आपको नुकसान हो गया वो हो गया 490 रुपए का। ये रुपीज में आ गया, ₹490। ये कौन सा वेरिएंस है? फेवरेबल अनफेवरेबल? इसे बोलेंगे अनफेवरेबल वेरिएंस या डेबिट वेरिएंस। डेबिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो नुकसान होता है अकाउंटिंग में उसे कहाँ डालते हैं? डेबिट में। और जो फायदा होता है उसे कहाँ डालते हैं? क्रेडिट में। माइनस लगाएंगे। डेबिट वेरिएंस सारी चीजें लगा लेते हैं हम लोग। डेबिट वेरिएंस भी लिख लिया, अब माइनस भी लगा लेते हैं। इस तरीके से आपको
कंप्लीटली हर चीज नजर आ रही हो। नेगेटिव वेरिएंस है ना, इसको माइनस में लिखना चाहिए। तो क्या किया हमने, स्टैंडर्ड प्राइस मैंने जिस चीज का वेरिएंस निकालोगे ना उसकी जो चीजें हैं उसको आपस में माइनस किया जाए। क्वांटिटी का वेरिएंस कैसे निकालेंगे आप, हम पहले ही निकाल लें, उसके बाद फिर आप देखिएगा हम क्या बात करने हैं। हाँ, क्वांटिटी का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। जल्दी वापिस आइएगा, स्टैंडर्ड रेट से, यानी कि हमने कितना केजी यूज करना चाहिए था, हाँ 5000 केजी मटेरियल यूज करना चाहिए था। हमने कितना केजी यूज किया, 4900 केजी, 100 केजी का नुकसान। इसको आप ना एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आगे वेरिएंसेस समझने में आसानी हो। देखिए यहां पर मैंने प्राइस का वेरिएंस निकाला है ना, तो ब्रैकेट में मैंने क्या किया, प्राइस में से प्राइस को माइनस कर लिया, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल प्राइस। यहां मैंने किसका वेरिएंस निकाला है, क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। जब मैंने प्राइस का वेरिएंस निकाला है तो बाहर क्वांटिटी रखी, और जब क्वांटिटी का वेरिएंस निकाला है तो बाहर मैंने प्राइस रखी। यानी स्टैंडर्ड रेट बोल लें या स्टैंडर्ड प्राइस बोल लें, एक ही बात। मैं प्राइस लिख देता हूँ। तो फार्मूला याद करना नहायत आसान है। प्राइस का वेरिएंस निकाल रहे हो, प्राइस में से प्राइस माइनस करनी है, बाहर क्वांटिटी रखनी है। क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हो, क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करनी है, बाहर प्राइस रखनी है। ये तो याद हो गया। लेकिन जब आप यहां पर प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे ना, तो क्वांटिटी लेंगे, वो कौन सी लेंगे, एक्चुअल। ये आपको जरा याद रखना है। और जब यहाँ क्वांटिटी का वेरिएंस निकालेंगे तो बाहर क्या लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। यानी फार्मूले में एक ही चीज को याद रखना है सिर्फ, ये तो आसान है, स्टैंडर्ड प्राइस में एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मसला ये है कि जब आप प्राइस लेंगे तो बाहर जो क्वांटिटी रखेंगे ना, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखनी है या एक्चुअल, और बाहर जब आप अंदर क्वांटिटी लेंगे और बाहर प्राइस रखेंगे तो प्राइस कौन सी रखनी है। और इसके लिए आप एक चीज याद रखें, ये प्राइस का जो वेरिएंस होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, परचेज मैनेजर की। और परचेज मैनेजर जितना महंगा परचेज करेगा उसको कभी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करवाएगा, क्योंकि वो बोलेगा मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो परचेज ही नहीं की, मैंने तो परचेज ही कितने किए, 4900। और जब मैंने 4900 यूनिट परचेज किए हैं तो आपका 4900 यूनिट पर ही नुकसान हुआ है। कितने रुपए मैंने ज्यादा पे, मैंने यहाँ पे कम पे किए ना। अगर यहाँ पे ज्यादा पे करता मैं, 5 रुपए का खरीदना था, 6 रुपए का खरीद, यहाँ भी नेगेटिव है ना, ओके। 5 रुपए का खरीदना था और मैंने 5.1 का खरीदा, 10 पैसे मैंने ज्यादा पे किए हैं, तो 10 पैसे मैंने 5000 केजी पर पे नहीं किए, 4900 केजी पर पे किए। तो 4900 केजी के लिहाज से मेरा वेरिएंस कंप्यूट किया जाना चाहिए, ना कि 5000 के लिहाज से। अगर आपने 5000 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 यूनिट है ना, उनको अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 रुपया। कितना आएगा, 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 है, हाँ 10 रुपए। यानी वो बोलेगा 10 रुपए का नुकसान जो आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं ये हुआ ही नहीं है, असल में ये नुकसान हुआ ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि मैंने जो 5.1 पे किए हैं वो सिर्फ 4900 यूनिट पर किए हैं। तो हर 4900 यूनिट में हर 4900 केजी में हर केजी पर मैंने 10 पैसे ज्यादा पे किए हैं, तो उसके लिहाज से मैंने 490 रुपए ज्यादा पे किए। 5000 केजी यहाँ पर रखने की तुक बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने 5000 केजी यहाँ रख दिए तो आपके कहने का मतलब ये होगा कि मैंने 5000 केजी पर हर केजी पर 10 पैसे ज्यादा पे किए, और ये हुआ ही नहीं है, क्योंकि यूनिट ही 5000 परचेज नहीं हुए हैं, मतलब केजी 5000 परचेज ही नहीं हुए। तो ये याद रखने का तरीका है। जबकि यहाँ प्राइस स्टैंडर्ड क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि जो क्वांटिटी यूज की है फैक्ट्री के मैनेजर, फैक्ट्री के वर्कर्स ने, उस क्वांटिटी को
कभी भी एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल प्राइस की जिम्मेदारी परचेज मैनेजर की है, इसी वजह से वो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इन शॉर्ट आप इन दोनों में से कोई एक चीज याद कर लीजिएगा, एक यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी वो स्टैंडर्ड आएगी एक्चुअल, ये याद कर लें आप। तो कोई आपसे पूछे कि मटेरियल का प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बताओ, तो पूरा फार्मूला आसान है। क्या फार्मूला है प्राइस वेरिएंस में? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बाहर क्वांटिटी, बस क्वांटिटी कौन सी आएगी ये आपको याद रखना। अगर आपने यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी डाल दी तो फिर जल्द आ जाएगा, खराब हो जाएगा मामला जी। अब यहां बताएं आप, स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी? 5 रुपए। अब निकाल लें इसको, कितने केजी मटेरियल ज्यादा यूज हुआ? 100 केजी है ना भाई, 100 केजी है ना ये, ऊपर भी हमें केजी लिखना चाहिए। 5000 केजी माइनस 5900 केजी, 100 केजी का नुकसान, फायदा 100 केजी कम यूज किया, मल्टीप्लाई बाय ₹5, कितने रुपए का फायदा करवाया? 500 रुपए। तो आप इसको रुपीज में लिख देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? फेवरेबल वेरिएंस है, और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? फेवरेबल या क्रेडिट वेरिएंस। अब देखें, आप मुझे बताइए कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मटेरियल के लिहाज से हमारा फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? कैसे? 10 रुपए का फायदा, 500 रुपए का फायदा करवाया क्वांटिटी कम यूज करके, 490 का नुकसान करवाया प्राइस ज्यादा लेकर, तो ओवरऑल 10 रुपए का फायदा हुआ। इसे कहते हैं ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस। क्या कहते हैं? और ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं, वो मैं निकालवा के दिखा रहा हूं आपको। हम क्या निकाल रहे हैं? ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस। गौर से देखिएगा कितना आंसर आएगा। 10 रुपए हमें मालूम है। ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस कैसे निकालोगे बेटा? आप बोलोगे ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करने, स्टैंडर्ड का अमाउंट निकाल लेंगे। इधर आए, सवाल में आए। स्टैंडर्ड क्या था? 5000 केजी यूज करना चाहिए, एक यूनिट 5 रुपए का होना चाहिए। टोटल कितना खर्चा होना चाहिए? 25,000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 5, 25,000 का खर्चा होना चाहिए था मटेरियल पर। किया कितना? 4900 केजी यूज हुआ, 1 केजी 5.1 का आया। 4900 मल्टीप्लाई बाय 5.1, 24,990। ये 24,990 क्या है? ये वो पैसा है जो हमारी जेब से गया, और 25,000 क्या है? ये वो खर्चा है जो हमें करना था। तो हमने कितना क्या किया? हमने 10 रुपए कम खर्चा किया ना। ये वही 10 रुपए हैं जो इन दोनों को माइनस करने पर आ रहे हैं। 500 रुपए फेवरेबल, 490 रुपए अनफेवरेबल, माइनस करो 10 रुपए आ गया। ये 10 रुपए कहलाता है मटेरियल ओवरऑल वेरिएंस। और ये हमने कैसे निकाला? स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल मल्टीप्लाई किया, उनका आपस में क्या कर लिया? माइनस। तो इफ यू आर एक्स अबाउट ओवरऑल वेरिएंस, तो ऐसे निकालेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड केजी, या फिर ऐसे लिख लें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आप जरा करवाइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी? 5000 केजी, मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट है ₹5। एक्चुअल क्वांटिटी 4900 केजी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट कितना है? 5.1। चलें, स्टैंडर्ड आ गया 25,000 रुपए। ये पैसे लगने थे, लगे 24,990।
रुपए का अनफेवरेबल वेरिएंस है, फेवरेबल है, हाँ फेवरेबल है, सॉरी, 10 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस है, तो इसको हम लिख देंगे फेवरेबल और क्रेडिट वेरिएंस। आप बताइए आगे भी ऐसी होने वाला होगा, लेबर में भी, लेबर के भी हमने 3 वेरिएंसेस निकाले अभी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ओवरऑल वेरिएंस, बहुत सारे फार्मूला आएंगे इसमें, देखते रहे। अब लेबर का वेरिएंस निकालना है, लेबर में भी ऐसी होगा ये कि लेबर में केजी नहीं होता, लेबर में आवर्स होता है। तो यहां पर जो हमारे पास क्वांटिटी का वेरिएंस निकाला है ना मटेरियल का, इसी फार्मूले की तरह फार्मूला बनेगा, लेकिन क्वांटिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, आवर्स। इसी तरीके से लेबर में प्राइस की जगह पर क्या आ जाएगा, रेट। जैसे 1 केजी मटेरियल 10 रुपए का कितने का लेना था, 5 रुपीज का लेना था। इस तरीके से 1 घंटा का जो पेमेंट कर रही लेबर की वो कितनी करनी है वो देख लेना। मतलब हम अब लेबर के रेट का वेरिएंस निकालेंगे एंड दिस विल बी इन द प्लेस ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और लेबर के आवर्स का वेरिएंस निकालेंगे और ये किसकी जगह पर होगा, मटेरियल की क्वांटिटी जगह। बिल्कुल वैसे ही फार्मूलाज बनेंगे जी। तो लेबर का रेट वेरिएंस निकलवाएं, फार्मूला बनेगा, पहले बनवाओ। सबसे पहले हम लिखेंगे लेबर रेट वेरिएंस, बिल्कुल वैसा ही है जी। क्या करेंगे, रेट का जिस चीज का वेरिएंस निकालोगे उसे ब्रैकेट में रखना है। स्टैंडर्ड रेट, रेट का निकाल रहे हो, आवर्स का थोड़ी निकाल रहे हो, रेट का निकाल रहे हो, आवर्स थोड़ी आएंगे इसमें अंदर। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई में बाहर आवर्स आएंगे, एक्चुअल आएंगे। एक्चुअल आवर्स क्यों, ओके। रेट का जो डिफरेंस है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। तो HR उतने आवर्स की जिम्मेदारी कबूल करेगा जितने घंटे लेबर ने काम किया। अब HR को आप क्या बोल रहे हैं, भाई ये बातें दिमाग में लगा करें, काम आएंगी आपकी, वरना आप पर जो इल्जाम भी लग सकते हैं। जो आपका काम है, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आप पे थोप देंगे वो। अब HR मैनेजर बन गए, एज्यूम करें आप, और आपने एक रेट तय किया, लेबर को 2 रुपए की जगह पे आपने 2.5 रुपए दे दिए, 50 पैसे का नुकसान 1 घंटे पर हुआ ना। अब वो क्या बोल रहा है मैनेजर आपसे, वो बोल रहा है हमने प्लान किया था कि हमने 5 लाख घंटे लेबर से काम लेना है, और तुमने 50 पैसे और लेबर को ज्यादा दे दिए, जिसकी वजह से 5 लाख घंटों से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो तुमने 2.5 लाख रुपए का हमें नुकसान दिया। तो आप कबूल कर लेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं मुझे ये बताएं लेबर ने काम कितने घंटे किया। वो बोला काम तो उन्होंने 1 लाख घंटे ही किया है। तो इसका मतलब है जब उन्होंने 1 लाख घंटे काम किया है तो उन्होंने उन्हें 1 लाख घंटे की पेमेंट की होगी ना। तो हर घंटे पर 8 आने लगाए, कितने बने, 50 पैसे के लिहाज से 50,000 रुपए का नुकसान दिया आपने। हालांकि वो भी क्या बोल रहा था कि 5 लाख घंटे लेबर ने काम करना था, तुमने 50 पैसे ज्यादा दिए, तो भाई वो तो 2.5 लाख का नुकसान बोल रहा था आप पर, तो गलत बोल रहे हैं ना वो। इसी वजह से कहते हैं कि इंसान को समझबूझ होनी चाहिए। क्या स्टार प्लस का ड्रामे में, अच्छा अच्छा, अजान हो रही है।
स्टैंडर्ड रेट लेबर को कितने रुपए देने थे 1 घंटे के? 2 रुपए। जब हमने दिए कितने? 2.20। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है 1 घंटे के लेबर को हमने 2 रुपए 20 पैसे दे दिए, लेकिन लेबर ने कितने घंटे काम किया? 2100 घंटे। तो हर घंटे पर 20 पैसे का नुकसान हुआ है हमें। तो 0 पॉइंट नेगेटिव है ना, -0.2 मल्टीप्लाई बाय 2100 आवर्स। तो ये आ गया हमारे पास 420 रुपए अनफेवरेबल। अनफेवरेबल या डेबिट वेरिएंस। ये आ गया लेबर का रेट वेरिएंस। टाइम वेरिएंस का मतलब है आवर्स वेरिएंस। देखिए इसे टाइम वेरिएंस भी कहते हैं, आवर वेरिएंस भी कहते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। हाँ, रुपीज में ही है। अरे भैया रुपीज में ही है बेटा। ओके, अच्छा, आवर वेरिएंस, टाइम वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस। आवर वेरिएंस मतलब घंटे ज्यादा यूज हुए या कम। टाइम वेरिएंस का मतलब वही है। एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि अगर कम घंटों में काम किया है तो एफिशिएंट है, और अगर ज्यादा घंटों में काम किया तो इनएफिशिएंट है। इसी वजह से एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं जी। लेबर आवर वेरिएंस कैसे निकालेंगे? आवर का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई में बाहर रेट आएगा, और रेट आएगा स्टैंडर्ड। चलो क्या करेंगे भाई? स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? कितने घंटे लगने थे? 2000। लगे कितने घंटे? 2100 घंटे लग गए हमारे। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 2 रुपए। कितने रुपए का नुकसान हुआ? कितने घंटे का नुकसान हुआ? 100 घंटे का। और 1 घंटे पे कितने ज्यादा पे किए हैं? 2 रुपए। इसका मतलब है हमने 200 रुपए ज्यादा पे कर दिए हैं, और ये अनफेवरेबल है। -200 का लॉस हो गया, अनफेवरेबल या डेबिट वेरिएंस। अब मुझे बताएं लेबर में टोटल कितने का नुकसान हुआ? 420 रुपए का नुकसान हुआ है। लेबर का रेट गलत तय हुआ। 200 रुपए का नुकसान हुआ, घंटे हमने ज्यादा लगवा दिए। ओवरऑल कितना नुकसान हुआ? 620। ये 620 क्या कहलाएगा? ओवरऑल लेबर वेरिएंस। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? लेबर का स्टैंडर्ड अमाउंट निकालें, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4000 आ गया। लेबर का एक्चुअल अमाउंट निकाले, 2100 मल्टीप्लाई बाय 2.20 मल्टीप्लाई करें ना, बैठना थोड़ी है। इसको मल्टीप्लाई करें 4620। 4000 लगने थे और 4620 लग गए, तो 620 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। इफ यू वांट टू कंप्यूट ओवरऑल, इधर आओ, इतनी देर लेट क्यों जाते हो? इतनी देर नींद बहुत आ रही है? बैठ जाओ, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद सही आए रात में, तो आप रात में सोएं। हमारे पास एक अकाउंटेंट है, वो 5 बजे सोता है। मैं ये सीरियस बात कह रहा हूं आपसे। वो 5 बजे इस वजह सोता है, उसका एक दूसरा काम है, उसकी वजह से बिजनेस है उसका। अब जब वो जॉब पर आता है तो वहां भी वो सो रहा होता है। हालांकि बड़ा एफिशिएंट है वो एक भी एरर नहीं करता, लेकिन जब काम खत्म होता है फौरन सो जाता है, फिर उठता है, फिर काम करना शुरू कर देता है। बड़ा एफिशिएंट है वो, बहुत तेज है। लेकिन आगे जाकर अगर इसी तरीके से करता रहा तो फिर उसे बीमारियां लग जाएंगी। इसी वजह से एहतियात जरूरी है कि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं और आपको काम के वक्त नींद आ रही है ना, तो आपका कोई आधा दाया हो सकता है।
कोई बॉडी पार्ट जाया हो सकता है, मेदा, गुर्दा, फेफड़ा, समझ में आई बात? ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो अल्लाह आपको सेहत दे और अपने आपको बैलेंस रखने की कोशिश करें। ओवरऑल लेबर वेरियंस निकलवाइए। चलो बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स पूरा पहले सारा स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स के बाद मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया स्टैंडर्ड का काम। माइनस करेंगे एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको यूज करवाइए। देखिए स्टैंडर्ड में क्या था, 2000 मल्टीप्लाई बाय ₹2। एक्चुअल में क्या है 2100 मल्टीप्लाई बाय 2.20। तो आप क्या करेंगे 2100 मल्टीप्लाई बाय 2.20। चलें बताइए 4000 रुपये। तो ये कितना आ गया 4620 जी। तो ये हमारे पास नेगेटिव वेरिएंस आ गया 620 रुपीज का। अनफेवरेबल या डेबिट वेरिएंस, तो इस तरीके से आप मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुने, ये आप इसकी तस्वीर ले लें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की आप तस्वीर ले लें, ग्रुप में डाल दें। हो गया, आईफोन वाले ले लें तस्वीर। लेबर रेट वेरिएंस ले लिया भाई, ग्रुप में डाल दी। आईफोन है, ना धुंधली तस्वीरें आएंगी। चलें, क्वेश्चन नंबर 3, दिलिश मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। देखिए आपके पास 10 मिनट होंगे एंड यू हैव टू कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस। फिर मैं सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। 10 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा मैं, दिस इज अ क्लास एक्टिविटी। मैं आकर चेक करूंगा आप लोग क्या कर रहे हैं, वहां तक आऊंगा। कौन ये तो करनी है, फिर इंटीज में इसमें सिखा दूंगा। पहले मैं पढ़ दूं सवाल। डायरेक्ट मटेरियल के 500 केजी यूज होने थे, हमने यूज किए 490 केजी। फायदा हो गया फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस में ज्यादा प्राइस पे किए, अनफेवरेबल। लेबर में ज्यादा घंटे यूज किए, अनफेवरेबल। लेबर में हमने रेट वही पे किया है 3.50, तो इसमें 0 वेरिएंस आएगा। जल्दी कीजिएगा, सिर्फ मटेरियल और लेबर का करना है बस। जल्दी करो संवाद।
मटेरियल लेबर, हाँ निकाल लो ना बेटा। बस 4 मिनट रह गए, जल्दी कर ले। डायरेक्ट तो सब हो सकता है, ये पेपर में सारा फार्मूला वार्मूला लिख के करना है। डायरेक्ट तो ये कैलकुलेटर पे हो जाएगा सारा समझने के बाद। कैलकुलेटर से तो मतलब लिख के करना है, पेपर में लिख देना फार्मूले वार्मूले लाजमी प्लीज। डन हो गया? मटेरियल लेबर बस। सब निकालना है लेबर और मटेरियल का। चलिए बेटा, ये आ रहा है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस 147, डेबिट वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस 15, क्रेडिट। ओवरऑल इसका आ जाएगा हमारे पास 132 माइनस 132 अनफेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस 0, लेबर आवर वेरिएंस 35 और ओवरऑल वेरिएंस भी -35 अनफेवरेबल। अब आए जरा ओवरहेड वेरिएंस पढ़ रहे हैं हम। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, हर चीज का वेरिएंस निकलता है। फैक्ट्री के अंदर हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट्स 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और अभी हम सिर्फ उनके वेरिएंसेस पढ़ रहे हैं। मटेरियल में हमने 2 पढ़े होते हैं, मटेरियल में 4 हैं, हमने पढ़े 2 हैं।
लेबर के 2 पढ़े, लेबर में भी 4 होते हैं। ओवरहेड के हमने पढ़े, अभी पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं अभी, इसके 4 होते हैं। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में जो एलिमेंट्स हैं, सेल्स है, प्रॉफिट है, इनके भी वेरिएंसेस होते हैं। बहुत सारे किस्म के, हर चीज में स्टैंडर्ड और एक्चुअल में वेरिएंस निकलता है। लेकिन अभी हम ओवरहेड का सिर्फ एक ही वेरिएंस पढ़ रहे हैं, ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस का मतलब क्या है, सवाल में आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लिखा हुआ है, 1480 रुपीज का फैक्ट्री ओवरहेड यूज हो गया, जबकि यूज कितना होना चाहिए था, 2.7 पर लेबर आवर। यानी ये 2.70 पर लेबर आवर को ना आप 500 घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 500 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 1350। यानी ये जो 1350 है, ये फैक्ट्री ओवरहेड की स्टैंडर्ड कॉस्ट है। यानी 1350 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड इनकम होना चाहिए था। मतलब ये क्या है, ये वो है जो हम कस्टमर से लेंगे। यानी इसको दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं, ये जो 1350 है, इसको क्या बोलेंगे, बजटेड कहां से आ गया। अरे भाई वैसे तो स्टैंडर्ड ही बोलेंगे, लेकिन इस 1350 को हम बोलते थे पहले अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड, हाँ क्यों बोल रहे हैं आप, रीजन बता सकते हैं। वो फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होकर कस्टमर से मिलता है, वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। और ये जो 1350 आप बता रहे हैं ना, कैसे बताया आपने, 2.70 मल्टीप्लाई बाय 500, ये लेबर के लिए, ये वाले आवर्स नहीं है आप, ये वो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होकर कस्टमर से मिलेगा। जबकि हमारी जेब से जो खर्चा हुआ है वो 1480 का हुआ है। दिस इज एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसको कंपेयर करके आप ओवर अप्लाई अंडर अप्लाइड बाद में निकालते रहे। लेकिन ये जो हमारे पास 2.70 मल्टीप्लाई बाय 500 आया है ना, दिस इज कॉल्ड, पहले इसको क्या कहते थे, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, इन अदर वर्ड्स। लेकिन ये इसको असल में कहेंगे जो इन्होंने इस भाई ने फरमाया है। हाँ फवाद भाई, क्या फरमाया था आपने इसको, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड। बता ही नहीं रह रही तो हमने खुद ही बोल दिया स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या हो, मोबाइल में मार्क्स तो तलाश नहीं कर रहे हो, किसी का मैसेज आया है, नहीं आते किसी के, ईद मुबारक का भी SMS नहीं आता। चले भाई बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू, देखिए अभी फैक्ट्री ओवरहेड का हम कौन सा वेरिएंस निकाल रहे हैं, ओवरऑल वेरिएंस निकाल रहे हैं। जब मैंने मटेरियल के वेरिएंसेस निकलवाए आपको अभी, तो मटेरियल ने मैंने एक वेरिएंस निकाले थे, 2 निकलवाए थे, 2 अलग अलग निकलवाया ना, प्राइस का अलग निकलवाया, क्वांटिटी अलग निकलवाया, फिर दोनों को कंबाइन करके एक ही कर दिया। वो जो कंबाइन करके एक ही वेरिएंस निकला था ना, डेट वाज ओवरऑल। तो अभी फैक्ट्री ओवरहेड का एक ही वेरिएंस निकल रहा है, पहला वेरिएंस है। इसको हम आगे जाकर ब्रेक करेंगे। जैसे मटेरियल के वेरिएंस को 2 हिस्सों में ब्रेक करके दिखाया हुआ है आपको पहले से, लेबर के वेरिएंस को 2 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंस को हम पहले ब्रेक नहीं कर रहे, पहले हम ओवरऑल करवा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक वाले में मुश्किल है, ओवरऑल में आसान है ये। जबकि मटेरियल का वेरिएंस ब्रेक वाले में आसान है, ओवरऑल में फिर उससे भी आसान हो जाता है। बताएं ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस बताओ भाई, ओवरऑल में तो और आसान है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर माइनस कर दो। लेकिन मामला ये है कि मटेरियल के सेपरेट वेरिएंसेस को फर्स्ट टाइम में समझा जा सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंस को फर्स्ट टाइम में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना ब्रेक करके, तो मुश्किल लगेंगे आपको। कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये हमने, ये क्या, ये दोनों चीजें यहां से मिलेंगी। ये स्टैंडर्ड आवर्स है, सॉरी 500, इसने बोला ना लेबर पे लगाओ, लेबर के आवर्स पर लगाओ। अब यह स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर सकता है, पीछे बताइए आप, स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर सकता है, वही 2.70 को
किससे मल्टीप्लाई कर दे? 510 से मल्टीप्लाई कर सकता है वो बोले भाई लेबर का ये जो रेट इफेक्टिव रेट का 2.70 पर आवर है, इसको 510 से मल्टीप्लाई कर सकता है, गलत कर देगा वो। आप जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फैक्ट्री रेट का जो रेट देगा उसको स्टैंडर्ड से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। जबकि हम जब नॉर्मल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे वहां पर हमने ऐसे नहीं किया था, वहां पर हमने जो रेट निकाला था ना प्री डिटरमिन्ड फैक्टर एप्लीकेशन रेट, उसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई किया था। जब ही स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है कि वो यहां पर भी यही कर ले। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फैक्ट्री रेट की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलती है उसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं होता, उसमें सारी चीजें स्टैंडर्ड ली जाती है। आप मुझे बताएं इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। चले बताइए अब जरा स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्टैंडर्ड आवर से 500, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 2.70 माइनस ये हमारा कितना था? 1480, 1350 माइनस 1480। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब बताएं इसका। अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे मतलब नहीं बताएंगे तो आगे फिर हम फंसेंगे। 1350 रुपए कस्टमर से मिलेंगे जबकि जेब से गए 1480 रुपए, तो नुकसान हो गया ना। कितने का नुकसान हो गया? 130 रुपए अनफेवरेबल वेरिएंस। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, गौर से देखिएगा जरा। मटेरियल में पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, मटेरियल वेरिएंस निकाले थे, मैंने ओवरऑल वेरिएंस निकाला 10 रुपए। इसका मतलब है मटेरियल में 10 रुपए का नुकसान हुआ। अब कोई पूछे 10 रुपए का नुकसान कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि भाई 490 रुपए का नुकसान हुआ मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से, और 500 रुपए का फायदा हुआ मटेरियल कम यूज करने की वजह से, तो ओवरऑल 10 रुपए का हो गया। लेबर में भी आप ये कर सकते हैं, लेबर में ओवरऑल 620 रुपए का नुकसान। कैसे? 420 रुपए महंगा लेबर हायर करने की वजह से, ये देखिए रेट का वेरिएंस। 200 रुपए लेबर को इनएफिशिएंटली यूज करने की वजह से। लेकिन यहां पर जो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस निकाला है आपने, इसमें आ रहा है 130 रुपए अनफेवरेबल। आप मुझे बताएं कैसे अनफेवरेबल, क्यों? ये तो नजर आ रहे हैं 1350 रुपए कस्टमर से मिलेंगे जबकि हमने खर्चा किया 1480 का। 1350 रुपए ही प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होंगे और वो कस्टमर से मिलेंगे। लेकिन ये 130 रुपए का नुकसान किन फैक्टर्स की वजह से हुआ है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल वन? यहां पर देखिए, सवाल सुन ले पहले। यहां पर हमें लेबर में नजर आ रहा है 420 रुपए के नुकसान का जिम्मेदार ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, और 200 रुपए के नुकसान का जिम्मेदार प्रोडक्शन मैनेजर है। लेकिन यहां पर इस 130 रुपए का नुकसान का जिम्मेदार कौन है? किसको पकड़ेंगे आप? नहीं पता चल रहा ना, ब्रेक नहीं हुआ, नहीं पता, अभी पता नहीं चल सकता। मेरे बताने का मकसद ये है, बाय दिस ओवरऑल वेरिएंस यू कैन नॉट डिटरमिन हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इस 130 रुपए को ब्रेक करेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड के 4 वेरिएंसेस निकलेंगे एंड देयर विल बी, क्या हुआ? क्या हुआ? घास वास तो निकाली, घास वाली चाय पिए। 130 रुपए को 4 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, फिर हम रिस्पॉन्सिबल पार्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्लास में बैठ के बबल खाएंगे। पहले दिन तो तुम उम्रा करके आई थी, बड़ा लग रहा था उम्रा किया है ये वो। अच्छा, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। बुरा तो नहीं मानते ना आप लोग? थैंक यू सो मच। ओके, अब जो है इस फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंस को ब्रेक करने से पहले हम इसकी जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे और फिर मैं इन ओवरहेड के वेरिएंस को ही ब्रेक करवाऊंगा। मटेरियल के प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस को ही ब्रेक करेंगे। यानी अब हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स वेरिएंसेस की तरफ जाएंगे, और जब हमारे पास इसका आखिरी वाले क्वेश्चन चल रहे होंगे एन वाले, तो आपको एक एक रुपए का रिस्पॉन्सिबल बनना नजर आ रहा होगा।
कि ये जो केस है इसमें इतने रुपए का नुकसान इसने करवाए, इतने रुपए का फायदा इसने करवाए, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या आप पकड़ सकते हैं हर उस बंदे को जो फसाद की जड़ है? चलो अभी पहले एंट्रीज बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप, रिक्वायर्ड देखिए, रिक्वायर्ड क्या लिखा हुआ है? 20 मिनट बाद हम नमाज पढ़ने जाएंगे, 6 बजे निकल जाएंगे हम। मटेरियल का प्राइस वेरियंस निकालो, मटेरियल का क्वांटिटी वेरियंस निकालो, रेट वेरियंस निकालो, टाइम वेरियंस निकालो और ओवरहेड वेरियंस निकालो। सब कर लिया हमने। इस रिक्वायर्ड में क्या बोल रहे हैं? एंट्रीज बनाओ 2 चीजों की। पहली चीज, ओवरहेड के वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करो, सॉरी सारे वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करो, और दूसरा उन वेरिएंसेस को क्लोज करो। अब ये जो एंट्रीज है ना, ये बनाना निहायत आसान काम है। आप गौर से अगर एक दफा सुन लें, आप आराम से पेपर में भी बना लेंगे। देखिए जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगी। जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होने का मतलब ये होता है कि वर्क इन प्रोसेस बढ़ाना है आपको। जो चीज, जो कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेके जानी होती है, उससे हम क्या बढ़ाते हैं? वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितनी किस्म की चीजें जाती हैं? कितनी किस्म की चीजें जाती हैं? 3, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम लोग वर्क इन प्रोसेस डेबिट भी 3 ही रीजंस की वजह से करते हैं, मटेरियल की वजह से, लेबर की वजह से, फैक्ट्री ओवरहेड की वजह से। नॉर्मल कॉस्टिंग में मटेरियल के वक्त वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता था एक्चुअल मटेरियल से, अब डेबिट होगा स्टैंडर्ड मटेरियल से। नॉर्मल कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस लेबर में डेबिट होता था एक्चुअल लेबर से। क्या एंट्री बनती थी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल क्रेडिट। अभी भी यही एंट्री बनेगी, लेकिन वर्क इन प्रोसेस में जो कॉस्ट जाएगी ना, वो एक्चुअल मटेरियल की नहीं, एक्चुअल लेबर की नहीं जाएगी, स्टैंडर्ड लेबर की जाएगी। क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ही कौन सी लेबर होती है? स्टैंडर्ड लेबर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल की एंट्री क्या बनाते थे हम? मटेरियल कंट्रोल डेबिट, सॉरी हम एंट्री बनाते थे वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट। अभी भी एंट्री बनेगी, लेकिन वर्क इन प्रोसेस में हम एक्चुअल मटेरियल लेके नहीं जाएंगे। अब गौर से सुने, मटेरियल की जो एंट्री होती थी वो होती थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट। हम वर्क इन प्रोसेस डेबिट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से। स्टैंड मतलब जो लगना चाहिए था वही वर्क इन प्रोसेस में जाएगा। लेकिन मटेरियल कंट्रोल हम एक्चुअल कॉस्ट से थोड़ी कर सकते, स्टैंड कॉस्ट से थोड़ी कर सकते हैं। मटेरियल कंट्रोल हम क्रेडिट करेंगे। मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? इतने का मटेरियल इश्यू हो गया। मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? इतने का मटेरियल इश्यू हो गया। तो जो मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होता है वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट से होता है, और जब स्टैंडर्ड कॉस्ट से मटेरियल वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा और एक्चुअल कॉस्ट से मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होगा, तो बीच में फर्क आएगा एंट्री में, डेबिट क्रेडिट में। पहले फर्क क्यों नहीं आता था मटेरियल की एंट्री में? वर्क इन प्रोसेस का अमाउंट भी एक्चुअल मटेरियल का होता था, और मटेरियल का, भाई पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मटेरियल यूज की एंट्री बनती क्या थी। मटेरियल कंट्रोल डेबिट, सॉरी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट। अब देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं। मैं ये एक जर्नल आपके सामने रख रहा हूं। अभी इसको समझने की कोशिश नहीं करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए हमारे पास एंट्री बनती थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट। मैं आप वाले न्यूमेरिकल की बनवा रहा हूं एंट्री, सही। और हम यहां पर मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट कर देते थे, और ये होता था एक्चुअल मटेरियल से। अब आप लोगों ने जो वेरिएंसेस निकाले हैं, ये वेरिएंसेस निकाले आप। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 147, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 15, और ओवरऑल वेरिएंस भी निकाला होगा। निकाला ओवरऑल वेरिएंस? अब मुझे बताएं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करें वो ये वाला है ना। इससे मटेरियल की स्टैंडर्ड अमाउंट कितनी है इसको मल्टीप्लाई करके मालूम चलेगा। 500 kg मल्टीप्लाई बाय 1.50, दिस इज स्टैंडर्ड अमाउंट। और 490 kg मल्टीप्लाई 1.8, ये गौर से देख लो बेटा, एंट्री तो प्रॉब्लम होगी, पेपर में आती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो अमाउंट आएगा जो एक्चुअल मटेरियल का अमाउंट है। एक्चुअल मटेरियल का अमाउंट बताओ जरा। 880। क्या मतलब? 880 रुपए का मटेरियल इश्यू हुआ और यूज हो गया। अब अगर नॉर्मल कॉस्टिंग होती ना
तो हम 880 रुपए से वर्क इन प्राइस डेबिट करते और 880 रुपए से मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट कर देते, यहाँ पर एंट्री खत्म हो जाती। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम मटेरियल कंट्रोल तो 880 से क्रेडिट करेंगे, जिसका जो रीजन होगा वो ये होगा ना, 590 मल्टीप्लाई बाय 1.80, ये है रीजन। 882 यानी नॉर्मल कॉस्टिंग में ऐसी एंट्री बनती, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये नहीं करते। हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कंट्रोल वर्क इन प्रोसेस डेबिट करेंगे वो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 750। क्या मतलब निकला? 882 रुपये, यानी 882 का मटेरियल हमारे पास से यूज हुआ है असल में, लेकिन हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में 750 ऐड किए। ये 750 रुपये वर्क इन प्रोसेस में जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में जाएंगे और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएंगे। अब इस एंट्री में डिफरेंस आ रहा है। इस एंट्री में पहले डिफरेंस क्यों नहीं होता था? दोनों जानिब कितने रुपए होते थे? 882 एक्चुअल मटेरियल से। अब जब डिफरेंस आएगा तो इसका डिफरेंस जो है ना वो वेरिएंसेस के अकाउंट्स में जाएगा, एंड दिस इज बेटर देन नॉर्मल कॉस्टिंग। नॉर्मल कॉस्टिंग में 882 मटेरियल में आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं ठहरा रहे। वहां पर मटेरियल में अगर ज्यादा मटेरियल यूज हो जाए या मटेरियल महंगा आ जाए तो नॉर्मल कॉस्टिंग में तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप मटेरियल 882 रुपये यूज करोगे, 882 रुपये किससे रिकवर कर लोगे? कस्टमर से, और कस्टमर की जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को महंगी भी पड़ रही होगी। जी एक्सप्लेन, जो बात बोली है वो एक्सप्लेन करें ना। आगे बोलो ना, इसके आगे भी तो बोला था। वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप कहाँ थी आप? चले वापिस आ जाए। हम बोल रहे हैं कि अगर ये एक्चुअल कॉस्टिंग यूज कर रहे होते या नॉर्मल कॉस्टिंग यूज कर रहे होते ना, तो 882 से ही वर्क इन प्राइस डेबिट हो जाता, तो यही पैसा हम कस्टमर से लेते, जिससे हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी ज्यादा होती। बहरहाल अब ये दो वेरिएंसेस आपने निकाले में, कहाँ गए ये रे? एक वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डेबिट वेरिएंस है, इसे डेबिट में लिखेंगे, नुकसान है ये। दूसरा वेरिएंस क्या है? क्वांटिटी वेरिएंस है, क्रेडिट। ऐसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और फिर जब डेबिट क्रेडिट ऐड करेंगे तो दोनों साइड्स क्या आनी चाहिए? बराबर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट में आएगा, देखिए हम लिख रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और आप लोगों ने बताया है कितना है? 147। और मटेरियल रेट वेरिएंस, और सॉरी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ये क्रेडिट में आएगा 15। अब आप डेबिट क्रेडिट ऐड करके देखें, बराबर आ रहा है। डेबिट भी हमारा जो है वो 897, क्रेडिट भी 897। क्या तरीका एंट्री बनाने का? वर्क इन प्रोसेस डेबिट करो स्टैंडर्ड से, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाना है स्टैंडर्ड। मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट करो एक्चुअल से, और जो फर्क आए वो वेरिएंसेस के अकाउंट्स में जाएगा। फिर डेबिट वेरिएंस डेबिट में अनफेवरेबल और क्रेडिट वेरिएंस क्रेडिट में फेवरेबल। फिर डेबिट क्रेडिट सम करके देखना बराबर आने चाहिए। जब ये हो जाए तो आप मुझे बताएं इस एंट्री में मैंने किया क्या क्या है। मैंने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज किया है, मटेरियल कंट्रोल को मैंने यूज किया, मटेरियल तो क्रेडिट कर दिया है, और दो वेरिएंसेस को रिकॉर्ड किया। तो अगर मैं ये लिख लूं टू रिकॉर्ड मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बाकी दो चीजें भी की होंगी ना। आप सब कुछ लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस एंड चार्ज द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड टू वर्क इन प्रोसेस एंड क्रेडिट, वो सारे लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिख लें कि आपने वेरिएंसेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो इसका मतलब है बाकी काम भी हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से वेरिएंस रिकॉर्ड होगा किसका? लेबर का। लेबर में हम क्या एंट्री बनाते थे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट। यही एंट्री बननी चाहिए। लेकिन हम पहले क्या करते थे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते थे एक्चुअल लेबर से, पेरोल भी क्रेडिट करते थे एक्चुअल लेबर से। और एक्चुअल लेबर यहां पर कितनी है? 510 घंटे मल्टीप्लाई बाय 3.50। करो मल्टीप्लाई, 510 मल्टीप्लाई बाय 3.
50 जी, कितना आ रहा है 1785। इतने का इतना रुपया हमें लेबर को देना है, तो हम पहले क्या करते थे, इतने को ही वर्क इन प्रोसेस में ऐड कर देते। लेकिन अब स्टैंड कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होगा। हम अगर 1785 को ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हम स्टैंडर्ड लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड क्या है 500 मल्टीप्लाई बाय 3.50, 500 मल्टीप्लाई बाय 3.10, 50 ही। ये कितना आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जेब से गए 1785, कस्टमर से रिकवर होंगे 1750, नुकसान हो गया ना। तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। और ये देखें लेबर का रेट वेरिएंस तो 0 है, लेकिन लेबर आवर वेरिएंस 35 रुपए से अनफेवरेबल है। तो लेबर आवर वेरिएंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। लेबर आवर वेरिएंस कितना है 35। अब आप डेबिट क्रेडिट ऐड करके देखें दोनों साइड क्या हो जाएंगी बराबर। यहाँ पर एक ही वेरिएंस था वही लिखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सर दूसरे वाले वेरिएंस को भी लिख दूं और लिखूं 0 तो क्या मसला होगा क्या। तो भाई आप डेबिट में 0 लिखोगे क्रेडिट में, तो बोला सर दोनों में लिख दूंगा। लेबर रेट वेरिएंस डेबिट में 0, लेबर रेट वेरिएंस क्रेडिट में 0। मैंने कहा एक काम करो बीच में लिख देना उसको, लेबर रेट वेरिएंस और अमाउंट यहाँ बीच में लिख देना। भाई नहीं लिखना है, क्यों लिखोगे जब उसका अमाउंट 0 है। तो बुशरा वाले काम नहीं करो, बुशरा आज एब्सेंट है, क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड लेबर आवर वेरिएंस। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड में भी इसी तरीके से होगा। पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री कैसे बनाते थे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। किस अमाउंट से बनाते थे, अप्लाइड से। एक बच्चा भी बोल दे तो थोड़ा खून बच जाता है, वरना सब जल जाता है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट अप्लाइड से बनाते थे। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे हम नहीं बेटा पूरी बात करें ना। मैंने आपको मटेरियल की एंट्री बताई, वहां क्या बताया मैंने, वर्क इन प्रोसेस स्टैंडर्ड से डेबिट होगा, मटेरियल कंट्रोल एक्चुअल से क्रेडिट होगा, बीच में वेरिएंसेस। उसमें भी बताया लेबर में वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा स्टैंडर्ड से, पेरोल क्रेडिट होगा एक्चुअल से, बीच में वेरिएंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड में भी तो फिर ऐसे ही होगा ना, क्या वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा स्टैंडर्ड से, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होगा एक्चुअल से। हालांकि वहां नॉर्मल कॉस्टिंग में ऐसे नहीं होता था। अच्छा एक्चुअल कितना है 4980, स्टैंड कितना है 1350। अब जो वेरिएंस है वो क्या था देखिए, फेवरेबल था अनफेवरेबल था, अनफेवरेबल 130 रुपए। ये कहां जाएगा डेबिट में, क्या लिखेंगे इसको, फैक्ट्री ओवरहेड कितना ये 130। अब देखिए दोनों साइड ऐड करें, डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आनी चाहिए। नरेशन टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएंस। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो सारे वेरिएंसेस हैं ये सब शो कर रहे हैं उन अमाउंट्स को जो हमें ज्यादा या कम मिले हैं। ये सब कहां पर क्लोज होंगे, जहां पर ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री क्लोज होता था। जागते रहे बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करेंगे। ये सारे वेरिएंसेस के अकाउंट क्लोज कर देंगे। पहले हम सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का एक अकाउंट था वो क्लोज करते थे, अब उसकी जगह पे सब वेरिएंसेस क्लोज होंगे। क्लोज करने का तरीका पता है आपको, अकाउंट कैसे क्लोज होते हैं, डेबिट में है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में है तो डेबिट कर दो। अब कितने अकाउंट है हमारे पास, मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट में, क्लोज करने के लिए क्रेडिट। क्लोज क्यों करेंगे, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। क्लोज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ रहा होगा ना वो अनएडजस्टेड होगा। जब ये सारे वेरिएंसेस के अकाउंट्स बोले क्लोज होकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्ट हो जाएगा। और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगा वो कौन सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, एक्चुअल। थैंक यू सो मच। तो बताएं मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट में, क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारा अमाउंट गया हुआ कौन सा है, अप्लाइड स्टैंडर्ड बोले ना, अभी इसमें स्टैंडर्ड बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारे अमाउंट स्टैंडर्ड वाले गए हुए, क्यों, क्योंकि जो वर्क इन प्रोसेस सारे डेबिट हुए हैं ना हमारे पास तीनों,
ये पहला वाला वर्क इन प्रोग्रेस भी, दूसरा भी, तीसरा भी स्टैंडर्ड अमाउंट से हुआ हुआ है। तो ये सारे जो हमारे फिनिश गुड्स में अमाउंट गए वर्क इन प्रोसेस से होते हैं फिनिश गुड्स में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, वो सारे स्टैंडर्ड अमाउंट है। यानी अभी इन वेरिएंसेस को क्लोज करने से पहले हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट में खड़ा हुआ होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जो हमारे मुताबिक होनी चाहिए थी, लेकिन असल में हमारी जेब से वो थोड़ी गया है, हमारी जेब से तो कुछ और गया है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए वो जानी चाहिए जो एक्चुअली हमने खर्चा किया है उन प्रोडक्ट्स पर जो बिक चुकी है। इसी वजह से उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर है उसको एक्चुअल में लाने के लिए हम इन तमाम वेरिएंसेस के अकाउंट्स को क्लोज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और फिर बनेगा हमारा इनकम स्टेटमेंट। अगर पेपर में मैंने सवाल में इनकम स्टेटमेंट दे दिया तो आपको सबसे पहले तमाम वेरिएंसेस के अकाउंट्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चेंज करना है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके आनी है इनकम स्टेटमेंट। और अगर आप वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दी हुई है वही लेके चले गए, आपका इनकम स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट में क्लोज करने के लिए क्रेडिट, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्रेडिट में क्लोज करने के लिए डेबिट, और लेबर ओवर वेरिएंस डेबिट में क्लोज करने के लिए क्रेडिट, और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस डेबिट में क्लोज करने के लिए क्रेडिट करवा दो जरा। चलो चौथी एंट्री बन रही है क्लोजिंग की। पहले काम करो, सारे क्रेडिट वाले डेबिट करवा दो। चलो क्रेडिट में कौन कौन है? क्वांटिटी वेरिएंस, तो इसको डेबिट कर देंगे। मटेरियल बेटा करवा दो जल्दी, क्वांटिटी वेरिएंस डेबिट क्रेडिट में था ना, क्रेडिट में था, डेबिट कर देंगे 15 से। और क्रेडिट वाला वेरिएंस बताओ, बस एक ही है। अब इसका मतलब देखिए ना, जब हम ये तमाम वेरिएंसेस क्लोज कर देंगे तो डिफरेंस कहां जाएगा? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा या क्रेडिट, ये तो हमें पता नहीं है। इसी वजह से पहले हमने डेबिट वालों को डेबिट, जो क्रेडिट थे उनको डेबिट करके क्लोज कर दिया। अब एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, और अब डेबिट वालों को क्रेडिट करेंगे। वो कौन कौन है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, लेबर आवर वेरिएंस है, रेट तो है ही नहीं लेबर वाला, और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है। अच्छा ये कितने कितने? मटेरियल प्राइस वेरिएंस 147, ये 35, 147 है, ये 35 है, और ये 130 है। अब मुझे बताएं ज्यादा डेबिट में है क्रेडिट में? तो डिफरेंस कहां आ रहा है? डेबिट में। तो आप डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ज्यादा कॉस्ट गई हुई थी, कम गई हुई थी? कम गई हुई थी। इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लेके गए हैं वो कम थी, हमारी जेब से ज्यादा पैसे गए, जिसकी वजह से कस्टमर से हमें कम पैसे रिकवर हुए। कितने कम पैसे रिकवर हुए कैसे मालूम करोगे? इन सबको सम करो, उसमें से 15 रुपए लेस करो, 297। अगर ये इसके सामने आप 3 जीरो लगा दें, 4 जीरो लगा दें, 5 जीरो लगा दें, तो फिर आपको पता चलेगा हाँ भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। 297 रुपीज कस्टमर से हमें कम मिले, हमारी जेब से ज्यादा गए। फौरन मीटिंग कॉल हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले को बुला लो, फैक्ट्री के मैनेजर को बुला लो, परचेज मैनेजर को बुला लो, सब बैठ जाएंगे, उनकी सबकी खिंचाई होगी कि ये क्या किया तुमने जिंदगी में, जेब से ज्यादा जा रहे हैं, कस्टमर से कम लेने पड़ रहे हैं, और रीजन कौन हो? वजह तुम हो। नरेशन क्या आएगी? टू क्लोज ऑल वेरिएंस अकाउंट्स। तो हमारे पास कितने काम होते हैं? वेरिएंसेस कैलकुलेट करोगे, मटेरियल प्राइस, क्वांटिटी, ओवरऑल वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस, ओवरऑल वेरिएंस, फैक्टर्ड वेरिएंस, फिर वेरिएंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री, और उसके बाद वो वेरिएंसेस क्लोज भी होंगे। ये क्या हुआ है? दिस इज द स्टार्टर।